हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि स्टूडेंट्स ने मुझसे ये बोला था कि मैम अब जो है रिवीजन का टाइम है। सो ये वाली चीज़ सबसे अच्छी रहेगी कि अगर हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ प्रोवाइड कर दी जाए तो। हमारी टीम ने पूरी कोशिश करी है आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने की। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी मैं आप लोगों को साथ में डिस्क्राइब कर दूँगी, काफ़ी अच्छे से बता दूँगी। इन केस अगर आपको आंसर्स चाहिए पूरे अच्छे से लिखे हुए, अगर आपको आंसर्स चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हैं, तो आप लोग मुझसे वहाँ पे भी बोल सकते हैं। ये वाली जो वीडियो है ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के रिगार्डिंग है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, कोर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स या सिबलिंग्स के साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले हम सेकेंड सेमेस्टर का जो पहला मेन कोर्स सब्जेक्ट है, मतलब डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स है, पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम वो हर तरीके के क्वेश्चन जानेंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने कंपलसरी माने जा रहे हैं और जो प्रीवियस टाइम से रेगुलरली दिए जा रहे हैं, और इनके अलावा कोई और आ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि कॉलेज लेवल आ गया है तो ऐसा आएगा, पूरी दुनिया से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अगर ऐसा ही होता तो आपको सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है जिसको प्रिपेयर करना हर बच्चे के लिए कंपलसरी मैं बोलूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ज़रूर आता है और इसको प्रिपेयर करके रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, मार्क्स भी अच्छे गेन हो जाएंगे। ठीक है, क्रिटिकली एसेस द टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी प्रोपाउंडेड बाय इज़ाया बर्लिन। अच्छा, आप लोगों ने जो अपने लिबर्टी जो सबसे पहली आपकी यूनिट है उसमें इज़ाया बर्लिन के बारे में पढ़ा है। इज़ाया बर्लिन एक मात्र ऐसे शख्स हैं जिनको आप फाइनल ईयर तक ज़रूर पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक में ये ज़रूर दिखेंगे, स्पेशली लिबर्टी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपसे सीधा सीधा इज़ाया बर्लिन के लिबर्टी कॉन्सेप्ट को पूछा गया है और आप लोगों को इसको बताना है। अगर आप लोगों ने जो मेरे जो बैच के स्टूडेंट्स थे, अगर आप उनमें से कोई हैं, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से डीपली नोट्स जो हमारी टीम की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इज़ाया बर्लिन है या फिर कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन जो हो सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाए। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस आता है, लेकिन इन केस कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं कि कभी कभी बच्चों की नॉलेज को जानने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हटा कर दे दिया जाता है, बट वो आपके यूनिट से रिलेट ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है कि वो यूनिट से रिलेट नहीं होता, वो ज़रूर होता है। अगर आप लोग रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर जो हमारी टीम ने आप लोगों के लिए ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड की थी, हमारे जो इस पूरे स्पेशली पॉलिटिकल ऑनर्स के जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा कि इज़ाया बर्लिन के बारे में कितना डीपली लिखना है। तो बेटर है कि अगर आप NC वेब के स्टूडेंट हैं या फिर आप SOL के स्टूडेंट हैं, तो इज़ाया बर्लिन के बारे में आप मुझसे नॉर्मली बातचीत करके टेलीग्राम पे या कमेंट पे जैसे भी पॉसिबल हो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पूछ लीजिए, बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। डायरेक्ट बात मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी, एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो। सबसे पहला बात, यहाँ पर आपका पहली बार आप ऑफलाइन पेपर देने जा रहे हो कॉलेज के अंदर, तो आप लोगों को आंसर कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के थ्रू काफ़ी डीपली डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब आपका कॉलेज लेवल है तो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप अगर यहाँ पर देख रहे हो ना कि मुझसे इक्वालिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन को समझो और जो आपकी समानता वाली इक्वालिटी वाली यूनिट है, आप उसको पूरा जो आपने याद करा है उसको इसके अंदर लिख दो और फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको लिख दो। सिंपल सी बात है। तो बिल्कुल मतलब ये मत करना जैसे स्कूल में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते थे कि ये इस तरीके की चीज़ है और इसके बारे में लिखो, तो आप उसी तरीके से उसको स्टार्ट करते हो, लेकिन ऐसा कॉलेज में नहीं होता है। आपको आंसर राइटिंग करनी कैसे है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं अकॉर्डिंग टू योर कोर्सेज ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में बता चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। इनकेस आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो मुझसे टेली या वहाँ पे कमेंट में पूछ लिएगा।
सो संसाधनों की समानता और अवसर की समानता की अवधारणाओं का विश्लेषण करना है। इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। पहली बात, फ़र्क ये समझो कि दोनों के अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। रिसोर्सेज आपको कहाँ से मिलेंगे? जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ठीक है। तो उसी के बेस पर आपको समानता के बारे में यहाँ पर बताना है। अब आप जब यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स पूरे वर्ल्ड का पढ़ रहे हो, तो फिर आप यहाँ पर थोड़े बहुत इंडिया के एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, लेकिन पूरा इंडिया पर डिपेंड आपको नहीं लिखना है, ठीक है। जैसा आपने जिस भी टीचर से, कोचिंग से या फिर जैसे भी कॉलेज में क्लासेस अटेंड की हैं, उस हिसाब से आपको पता होगा कि मैं आप लोगों से क्या बोलना चाह रही हूँ। उसके बाद है डिस्कस द ग्रेजुअल इवैल्यूएशन ऑफ द आइडिया ऑफ राइट्स। अधिकारों के विचार के क्रमिक विकास की चर्चा कीजिए। अब वही वाली बात सेम जो मैंने आपसे बोली कि आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पर लिख लिया है कि भाई मुझसे अधिकारों के बारे में पूछा गया है, तो आपको सीधा सीधा अधिकार के बारे में बताना है। उसके बाद अधिकार के विचारों को कि किस तरीके से राइट्स के बारे में कि कौन से फ़िलासफ़र ने क्या बोल रखा है, स्पेशली आपको किस फ़िलासफ़र की फ़िलासफ़ी पढ़ाई, मतलब ये थ्योरी जो है अधिकार पर, राइट्स पर पढ़ाई गई है, ठीक है। कैसे कैसे आपको क्या लिखना है वो सब कुछ इसमें मेंशन होगा। बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ कट करने की कहीं से भी ज़रूरत नहीं है। जॉन रॉल्स आइडिया ऑफ ग्लोबल जस्टिस। जॉन रॉल का वैश्विक न्याय का विचार आपको यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। जॉन रॉल्स जब आपने पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि जॉन रॉल की एक थ्योरी सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस वाली जो बुक है वो है। अब उसके अंदर उन्होंने पूरे दुनिया जहान की कथाएं गा दी हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को आपको यहाँ मेंशन करना है। टीचर आपसे डायरेक्ट जॉन रॉल की किताब के बारे में ही पूछ रहा है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। तो आप लोगों को जैसे आंसर बताए गए हैं, हमारी टीम ने जो आपके लिए स्पेशली एक वीडियो सेपरेटली बनाई है, ताकि आप लोगों को वो एक मतलब डाउट नहीं रहे। अब जैसे कि ये पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए है वीडियो, बीकॉम ऑनर्स का बच्चा इसको नहीं देखेगा, बीए प्रोग्राम का बच्चा इसको नहीं देखेगा। तो इस चीज़ के लिए हमने आपके लिए वो सेपरेट वीडियो बनाई है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखना। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि आंसर कैसे लिखने हैं। तो जॉन रॉल का जो ग्लोबल जस्टिस के बारे में, वैश्विक न्याय के बारे में पूछा है उन्होंने, सीधा डायरेक्ट आपको वो यहाँ पर लिखना है। अब आता है आपका क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव फ्रीडम्स? एस इज द व्यू पॉइंट दैट जस्टिफिकेशन फॉर पॉजिटिव फ्रीडम में इवेंचुअली लीड टू अथॉरिटेरियन। सकारात्मक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? पॉजिटिव फ्रीडम के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो आपकी पॉजिटिव फ्रीडम है वो बतानी है। उसके बाद इसका पर्सपेक्टिव को आपको सकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर सत्तावादी हो सकता है ये बताने। अब सत्तावादी तो आप लोगों को पता है क्या होती है, ठीक है। तो सत्तावादी से रिलेट करके आपको पॉजिटिव जो आपकी फ्रीडम है उसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन को सबसे पहली बात समझना, क्वेश्चन पेपर देखकर चक्कर मत दिमाग में लाना अपने कि यार मैंने पढ़ा तो कुछ था कुछ गया। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत बस समझने की ज़रूरत होती है। जब आप उसको समझ लोगे तो वो वाली चीज़ सबसे बेस्ट रहेगी और आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द लिमिट ऑफ द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विचार की सीमाओं पर चर्चा कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको जो अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। कि किस तरीके से हमारी स्वतंत्रता की दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, ठीक है। उसके साथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो विचार हैं, थॉट्स हैं, वो किस तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, और उनकी सीमाओं पर चर्चा करनी है कि वो किस हद तक जा सकते हैं, ठीक है। मैप आउट मेजर डिबेट ऑन द क्वेश्चन ऑफ व्हाई शुड वी ओबे द स्टेट। आपको बताना है कि हमें राज्य की आज्ञा क्यों माननी चाहिए। इसके प्रश्न पर प्रमुख बहसों का मानचित्र तैयार कीजिए। अब आप बोलोगे मैम मानचित्र पूछा था, मैं तो इंडिया का मैप बनाया। ऐसा कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर आपको क्या बताना है कि हमें राज्य की आज्ञा क्यों माननी चाहिए। अब आप एक इंडियन
कंट्री के एक जो कंट्री है वो आपकी वो इंडिया है, तो आप इंडिया से ही रिलेट करके लिखोगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। लेकिन आपका जो ये सब्जेक्ट है वो पूरे वर्ल्ड पर बेस है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि दोनों ही चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर आपको ये लिखना है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि हमें राज्य की आज्ञा क्यों माननी चाहिए। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में अपनी सारी बातें लिखने पसंद करोगी कि आज का समय ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, बहुत आधुनिक युग हो गया है, वगैरह वगैरह, मॉडर्न सब कुछ लिखोगे। उसके बाद आप इस चीज़ को लिखोगे कि हमें राज्य की आज्ञा क्यों माननी चाहिए, आप हेडलाइन डालोगे। उसके बाद इसको मेंशन करोगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओगे कि हमें हमारे अधिकार दिए गए हैं, हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, उन राइट्स को हमें मानना है किसी और को चोट पहुंचाए, ठीक है। तो अगर हम उन राइट्स का मतलब किसी और के राइट्स का उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए हमारे न्यायालयों में, हमारे कोर्ट्स के अंदर हमारे लिए सज़ाएं रखी गई हैं। उसके साथ साथ हमारे जैसे अब ये तो फंडामेंटल राइट्स की बात हो गई, ठीक है। अब जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है सब कुछ, तो नॉर्मली बात करते हैं, बिल्कुल डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके अंदर फिर फंडामेंटल राइट्स से आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिलेट करना है, देन उसके बाद आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उससे उसको रिलेट करना है, ठीक है, कि क्यों हमें राज्य की आज्ञा को मानना चाहिए। राज्य जो है वो हमारे लिए बहुत कुछ करता है, और हमारे अगर हम राज्य की आज्ञा नहीं मानते हैं या कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिससे किसी और को चोट पहुंचती है तो राज्य हमारे लिए दंड भी रखता है सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको इसके अंदर मेंशन करनी है। अब आंसर कितने पेज का लिखना है वो तो मैं आप लोगों को उसमें बता ही चुकी हूँ। क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन पीछे भी था, ये क्वेश्चन अगेन है, मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को आपको दिया है क्योंकि ये सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है। अवसर की समानता की अवधारणा का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, मतलब सीधी सीधी बात है, इसको क्रिटिसाइज़ करना है, ठीक है। तो आलोचना और समालोचना हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं बता दूं दोनों चीज़ एक ही होती हैं, कन्फ्यूज़ होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। तो अवसर की समानता की अवधारणा आपको यहाँ बतानी है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि क्या है अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी थ्योरी के अंडर ये चीज़ क्या है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आप इंडिया का भी मेंशन करोगे कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या रखी गई है। अवसर की समानता है हमारी आर्टिकल 16 है, 17, मतलब जो भी हैं वो ये चीज़ डिस्क्राइब करते हैं। जैसे 16 है वो, तो वो हमें इस चीज़ के लिए करता है कि हम किसी भी तरीके की उपाधियों को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी के लिए हम काम कर सकते हैं, मतलब हमें लगे कि हाँ ये हमारे लायक है, तो आर्टिकल 16 हमें ये बोलता है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करके कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर मेंशन करनी है और साथ में अपनी थ्योरी से रिलेट करके पूरे आंसर को कंप्लीट करना है। मैं आप लोगों को जो बार बार ये बता रही हूँ ना कि थोड़ा बहुत इंडिया का रिलेट कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। आप ये मत बोलना कि मैम मेरे सर ने बोला था कि वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड पॉलिटिक्स है तो वर्ल्ड के बारे में लिखना है। अब अगर सर ने बोला है वर्ल्ड के बारे में लिखना है तो इंडिया भी तो वर्ल्ड में ही आता है ना, स्पेस में थोड़ी है भाई, वो वर्ल्ड के अंदर ही है वो, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो। राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूरे आपके 18 साढ़े 18 मार्क्स अच्छे खासे बन जाएंगे। आप इस पे पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिख सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी आ सकते हैं, बिल्कुल सोचना नहीं, सीधा ये देखना है आपको कि मुझसे यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर नेगेटिव स्वतंत्रता या फिर लिबर्टी जो है आपकी उसके बारे में पूछा गया है। इवेल्युएट द डिबेट ओवर द डेथ पेनल्टी। अब ये वाला जो क्वेश्चन था मैंने ये आपका इसलिए डाला है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में 2016, 17, 18 में रेगुलर बेसिस पर अगेन एंड अगेन दिया गया है। अब 19, 20, 21 में नहीं दिया तो हो सकता है 22 में आ जाए, है ना। तो इस चीज़ को भी जान लो क्या है, नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, आता है तो भी अच्छी बात है। तो आप मृत्यु दंड पर बहस का मूल्यांकन करना है। मृत्यु दंड को डेथ पेनल्टी और कैपिटल पनिशमेंट के नाम से जानते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर पहले क्लियर कर दूँ। सेकंड चीज़, ये जो है उन केसेस में दी जाती है जब अपराधी ने या तो किसी की हत्या करी हो, ठीक है, किसी को मार दिया हो, जान से मार दिया हो, या जान से मारते में उसकी चीज़ों को लूटा हो या फिर उसके घर को लूट लिया हो, ठीक है, या फिर नॉर्मली रेप का केस है, मर्डर के केस हैं। इन सब के अंदर मृत्यु
दंड दिए जाते हैं। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि मैम ये हमारा पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट में पूछा गया है, तो क्या हम इसके अंदर सिर्फ इंडिया के बारे में लिखें या बाकी सबका भी लिखें? देखो, बच्चे की नॉलेज देखी जाती है कॉलेज के अंदर। फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक आपकी नॉलेज देखी जाएगी कि आपने एक टॉपिक को किस तरीके से कैप्चर किया है अपने माइंड के अंदर। तो आपको यहाँ पर मृत्यु दंड के बारे में पूछा गया है, तो ऑब्वियसली बात है आप पहली फर्स्ट प्रायोरिटी तो इंडिया की ही रखोगे ना, जब आपको इंडिया का पता है तो देखो नॉर्मल सीधी सी बात है कि आप इसको अपने तरीके से लिखोगे। कभी भी बुक की लैंग्वेज यूज़ नहीं होती है कॉलेज के अंदर, तो आपको यहाँ पर बताना है कि किस तरीके से। अब यहाँ पर सीधी सीधी बहस पूछी गई है, कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं किया गया है, डायरेक्ट डिबेट मांगी है। तो मृत्यु दंड पर बहस सुप्रीम कोर्ट की इस टाइम पर चली, इस टाइम पर इन द सेंस कि मतलब इंडिया में इस मृत्यु दंड पर चली। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आप सभी को याद रह सकता है, निर्भया रेप केस 16 दिसंबर 2012 की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, आपने अगर देखा हो तो निर्भया के अपराधियों को 2012 से लेकर 2021 हो गया था, तब जाकर फांसी हुई है। वो क्यों हुई है? क्योंकि डेथ पेनल्टी मिलने से पहले कुछ तरीके के आर्टिकल्स, कुछ तरीके के जो अधिकार हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, जैसे आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 19 के अंदर आपके स्पीच के हैं या फिर और भी तरीके के जो सारी चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं। ठीक है, या फिर आर्टिकल 14 है कानून के समक्ष समानता वाली बात। अब कानून के समक्ष समानता तो पहली बात यहाँ पर तब ख़त्म हो जाती है कि अगर किसी ने हत्या करी है, मान लो मेरी हत्या किसी ने करी, और यहाँ पर तो कानून के सामने समक्षता रखी जाएगी ना, तो पहली बात उसका आर्टिकल 14 ख़त्म हो चुका है। दूसरी चीज़ आर्टिकल 21 उसका बना रहेगा क्योंकि राइट टू लाइफ दिया गया है। अब इसी बात पर बहस चलती है कि अगर उसने किसी और के राइट टू लाइफ को छीना है तो हमारा भी तो हक बनता है ना उसके राइट टू लाइफ को छीनने का, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चलती है और चलती आ रही है और चलती रहेगी भी कि आर्टिकल 14, 21 एंड 19 के तहत किसी भी अपराधी को मृत्यु दंड देना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए ही सालों पे साल, जनरेशन्स पे जनरेशन्स लगती रहती हैं और इंसान इतने में मर ही जाता है बेचारा खुद ही, उसको मृत्यु दंड नहीं होता है। खैर मजाक की बात ही, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को सामने रखकर होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके के आर्टिकल्स हैं जो आपको बताने ज़रूरी हैं। हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन आ जाए आपका। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो मेरे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बोथ बैच इवनिंग मॉर्निंग का, तो उस सब में मैं आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ। इन केस तब भी आपके पास डाउट्स आ रहे हों तो मुझसे प्लीज़ क्लियर कर लेना। और आप लोग रेगुलर कॉलेज के या फिर NC वेब के स्टूडेंट हो या जैसे भी बच्चे आप प्राइवेट पढ़े हो, कुछ भी है, तो आप मुझसे वहाँ पर भी क्लियर कर लेना प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप अटेंड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है टीचर पे, क्योंकि टीचर को ये पता लग जाता है कि बच्चे के पास नॉलेज है, उसने इस चीज़ को समझा कि हाँ हमने पूछा क्या था क्वेश्चन में और उसने डायरेक्ट वही बताया है। तो इस टाइप की चीज़ों को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना ज़रूरी है अपने आने वाले 2 सालों में भी और इस साल भी। तो ये वाली चीज़ मृत्यु दंड पर बहस बस यही सामने आएगी कि सुप्रीम कोर्ट में बस ये वाली बात रखी गई है कि आर्टिकल 14, 19 और 21 के तहत तो मृत्यु दंड दे नहीं सकते हैं, लेकिन अगर उसने हत्या करी है, मर्डर करा है, रेप करा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। राइट एन एसे ऑन द फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ लिबर्टी। जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है वो आपने बहुत अच्छे से डीपली पढ़ रखी है, तो भाई बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर सीधी सीधी आपको जॉन रॉल की थ्योरी लिखनी है और उन्होंने किस तरीके से फेमिनिज्म को एक आलोचना का निबंध माना है वो भी बताना है। ठीक है, वो भी आपने उनकी ही थ्योरी के अंदर पढ़ रखा है, वो मैंने आप लोगों को भी पढ़ा रखा है। अब शॉर्ट नोट की अगर हम बात करें तो देखो शॉर्ट नोट के लिए बिल्कुल घूमने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट शॉर्ट नोट आएंगे। हो भी सकता है कि कुछ अलग तरीके के शॉर्ट नोट आ जाएं, तो ये कोशिश करना कि आपके जो ये थोड़े बड़े बड़े वाले क्वेश्चंस हैं आप इनको अच्छे से क्लियर कर लो, ताकि शॉर्ट नोट अगर किसी और तरीके के आएँ तो आप अटेंड करने में अगर
नहीं हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल जस्टिस, वैश्विक न्याय पर शॉर्ट नोट आ सकता है। राइट्स पर डिबेट ऑन कैपिटल पनिशमेंट, मतलब मृत्यु दंड पर बहस पर आ सकता है कि आपका नॉर्मली शॉर्ट नोट कितने पेजेस का होता है, आंसर कितने पेजेस का लिखना है, वो तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर ही चुकी हूँ, तो उस हिसाब से लिख लेना। और लास्ट में मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतवाद। अब आप बोलोगे मैम बहुसंस्कृतवाद तो कभी था ही नहीं टॉपिक्स में, यूनिट्स के अंदर। यही वाली चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कुछ टॉपिक्स आउट ऑफ सिलेबस आपके यूनिट से रिलेट करके पूछ लिए जाते हैं। अब बहुसंस्कृतवाद एक्चुअली में जो आपकी मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है, ये एक इस तरीके की चीज़ होती है जो एक कंट्री के अंदर अलग अलग तरीके के कल्चर्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया, फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंडिया रखना, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत तरीके के कल्चर्स पाए जाते हैं। अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी पे मतलब रखा जाए दूसरे पॉइंट पर, तो चाइना का नाम ले सकते हैं, क्योंकि चाइना भी एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर जैन, मुस्लिम, बौद्ध, हिंदू सभी तरीके के रिलीजन्स हैं, लेकिन उसको किसी अदर नेम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर बौद्ध ये हैं, बुद्ध हैं और जैनी हैं, और हमारे पारसी हैं, यहूदी हैं, मुस्लिम्स हैं, तो वैसे ही वहाँ पर भी वो उनके लैंग्वेज में कोई अदर रिलीजन्स हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे कल्चर्स हैं चाइना के अंदर। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई अदर कंट्री का नेम पता है जहाँ पर सेपरेट कल्चर्स सेलिब्रेट होते हैं, श्रीलंका को भी रख सकते हैं, लेकिन तीसरे चौथे नंबर पर फर्स्ट प्रायोरिटी पर तो बहुसंस्कृतवाद में इंडिया को ही रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया की नॉलेज आप लोगों को अच्छी खासी होगी भी, तो आप इंडिया के बारे में ही लिख देना। अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल भी कहीं भी घूमने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूर बताना कमेंट में अगर आप लोगों को कोई ऐसी कंट्री पता है जिसके अंदर अदर मतलब और भी कल्चर्स हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है, इसलिए मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ। इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपके पास डाउट्स आ रहे हों या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो वैसे तो स्टूडेंट्स मुझसे क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मैं अगेन बोल रही हूँ कि पेपर से पहले उनको मुझसे क्लियर ज़रूर करना। कोई आंसर आप मुझे लिख कर दिखाना चाहते हैं, कोई आंसर आपके पास लिखा हुआ है वो मुझे दिखाना चाहते हैं, कोई अदर क्वेश्चन आपके पास हैं तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं उसके आंसर आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी, डीपली समझाऊँगी, और हो सकेगा तो बिल्कुल उसके आंसर बोथ मीडियम में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। इस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई अदर क्वेश्चंस हो, तो आप मुझसे टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।